वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे समास की गति में ही क्रमशः आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें चल रहा था तत्पुरुष समास ना पिछले क्लास में। तो मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। आज हम लोग को देख रहा है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व इसको नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? द्वंद्व ना, द्वंद्व इसमें भी हुआ रहता है ना, द्वंद्व समास। देखिए क्या कह रहा है। जब ऐसे दो शब्द, दो या दो से अधिक पद रखे जाते हैं जो चा के अर्थ से जुड़े हुए हों। किससे जुड़े हों? चा अर्थ से, तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। लिखा है चा अर्थे द्वंद्व ना, चा अर्थे। यहाँ कौन संधि हो गई है? मान लीजिए ये लिख लिया जाए चा अर्थे ना, द्वंद्व कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी ना। यहाँ क्या बन जाएगा? चार्थे। यही है चा अर्थे द्वंद्व। चा के अर्थ में, चा का अर्थ क्या होता है? और ना, हिंदी में वही और लिखा रहता है ना, माता और पिता ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब ऐसे दो या अधिक पद रखे जाते हैं जो च शब्द से जुड़े हुए हों, तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हम लोग पीछे देख रहे थे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमने बताया कि पुरुष प्रधान है ना, उसमें मानो घर में पुरुष की चलती है। फिर आया तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तत्पुरुष पढ़ा। तो तत्पुरुष हमने कहा कि महिला प्रधान है ना, वो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया गया, ऐसा इसमें लिखा कुछ नहीं है ना। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था। अब जब दोनों प्रधान हो गए, एक में पुरुष भी प्रधान हो गया और अब महिला भी प्रधान हो गई, अब हमको देखने को मिल रहा है कि जो मास्टर लोग हैं वो मास्टराइन से शादी कर रहे हैं, लेखपाल लोग लेखपालिन से शादी कर रहे हैं ना। कोई मास्टर है तब भी पुलिस ढूंढ रहा है, मतलब जो अर्जेस्ट है वो क्या कर रहा है? दोनों सर्विस वाला ढूंढ रहा है कि नहीं। शायद कोई हो सर्विस होने के बाद जो ये सोचे कि हम बेरोजगार लड़की से शादी कर लें, वो झूठे हाथ उठावत हुए ना। हाँ, तो शायद कोई सोचे। आप देखिए यदि शादी से पहले लड़का हो गया है, शादी के बाद लोग मूड बना ले रहे हैं, शादी पहले बातें छोड़ो। हाँ, तो यदि लोग चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ये दोनों लोग के लिए है कि नहीं। लड़कियां भी सर्विस पार जा रही हैं तो कहाँ बेरोजगार लड़के शादी कर रही हैं? नहीं करना चाह रहे, फिर उनको भी रोजगार। तो उस घर में क्या होता है? उभय पद प्रधान। उभय माने दोनों, माता और पिता, तब दोनों की चलती है। और वहाँ भी लड़ाई भी खूब होती है कि नहीं? वो तो बिना सर्विस ही एक लड़ाई होती है। जब दोनों सर्विस करेंगे तब कौन किसकी सुनेगा? कोई किसी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भैया ना, हम तो और कमाई खाती तो के जाई बर्दाश्त करें, हम खुदे कमाते। तो ये कह रहा है द्वंद्व समास कहने का मतलब उभय पद। उभय माने जहाँ दोनों की प्रधानता हो, जहाँ पति और पत्नी दोनों की चलती हो। जब दोनों सर्विस करेंगे तो दोनों की चलेगी, दोनों नोट कमाएंगे तभी दोनों की चलने वाली है। नहीं तो एक तरफ हमने देखा अव्ययी भाव में पुरुष प्रधान और तत्पुरुष में महिला प्रधान, इसमें पुरुष और महिला उभय माने दोनों प्रधान हो गए। करें इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है। इनके समूह का प्रधानत्व रहता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? क्या बताएंगे? 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतर माने यहाँ कौन संधि हो जाएगी? हाँ, इतर गुण संधि हो जाएगी ना। और ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। इतर द्वंद्व। इतर माने दोनों क्या हैं? अलग अलग। उदाहरण अभी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे राम कृष्ण, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं ना। और समाहार माने समूह अर्थ में एक सेंस, दोनों में कौन बचे? एक बचे ना। वो सभी लोग बहुत पॉपुलर उदाहरण है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बिना पूछे भी लोगों का गलत नहीं होगा, जैसे पितरों सबको याद रहता है ना।
ये भले ना बताएं एक शेष है कि समाहार है, पर द्वंद्व समास तो लगा ही देंगे ना। राज्ञ पुरुष भी शायद सबको याद रहता है, षष्ठी तत्पुरुष समास ना। अब पौर्वशाला में गड़बड़ा जाए हो सकता है, संकुला खंड में गड़बड़ा जाए हो सकता है ना, धान्य अर्थम में गड़बड़ा सकते हैं, पर राज्ञ पुरुष कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो हम लोग पितरों, जो हमको लगता है जब हम लोग 8-10 में पढ़ते थे तब से ये वाला उदाहरण याद रहता है ना। ये तो बाद में पता चला कि ये द्वंद्व समास के 3 भेद कर दिए गए ना, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। फिर कहता है कि टिप्पणी लिखा है एक शेष वस्तुतः समास है। एक शेष क्या है? समास है। समास है ही नहीं, एक शेष वस्तुतः समास है ही नहीं, इस समास की तो बात ही क्या है। सिद्धांत कौमुदी के सर्व समास शेष प्रकरण 22 में भट्टोजी दीक्षित ने एक शेष को एक पृथक वृत्ति मानी है। एक शेष को क्या माने? पृथक वृत्ति। वृत्तियाँ इस प्रकार 5 प्रकार की, ये भी जरा ध्यान रखिएगा आप लोग को जब एलटी पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम वृत्ति की चर्चा किए थे ना। एलटी में वृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये यदि आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते तो सबसे पहले ये वृत्ति ही पढ़ना होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो राममोहन पांडे वाली पुस्तक है उसमें सबसे पहले वृत्ति ही आपको मिलती है। पहले ये हम जानते हैं ना, लिखा है परार्था अभिधानम, देखिएगा नीचे लिखा है परार्थाभिधानम वृत्ति। पर माने दूसरे ना, परार्था वृत्ति किसे कहते हैं? मान लीजिए आपसे वृत्ति का लक्षण पूछ दे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है क्लिष्ट क्वेश्चन में, वृत्ति का लक्षण क्या है? तो कहिए परार्थाभिधानम वृत्ति। पर माने दूसरे के अर्थ को कहना ही क्या है? वृत्ति है। तो समास क्या करता है? दूसरे के परार्थ का बोध कराने को वृत्ति करते। परार्था पर माने दूसरा, अभिधानम माने होता है कथन, अन्य अर्थ को क्या करता है? कथन। वृत्ति अन्य अर्थ के बोधन का साधन होती है। समास आदमी जब अपने अपने अर्थ को पूर्णतः छोड़कर विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं तब उसे वृत्ति कहते हैं। परार्था अभिधानम वृत्ति। फिर आपसे पूछ सकता है कि वृत्ति कितने प्रकार की है, तो क्या बताएंगे? वृत्तियाँ 5, पंचवृत्तयः ना। और पंचवृत्तियाँ कौन कौन सी है? कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनादतन धातु रूप ना। कृदंत वृत्ति, इस वृत्ति के अंत में कृत प्रत्यय होते हैं, जिसके अंत में क्या हो? कृत प्रत्यय हो। जैसे कारक, कारक अंत में क्या है? अक है ना, ऋल को अक होता है कारक। कुंभकार, गत्वा, हारक आदि, इसमें प्रकृति और प्रत्यय उपपद, प्रकृति प्रत्यय मिलकर समर्थ एकार्थी भावरूप विशिष्ट अर्थ को। तद्धित वृत्ति में जैसे तद्धित वृत्ति का ले सकते हैं पाशुपतम बनेगा, पाशुपतम, शर्वक, दैत्यम, आदित्य इत्यादि। इस वृत्ति में पीछे या आगे या बीच में कहीं भी तद्धित प्रत्यय लगा रहता है। कृदंत में कृत प्रत्यय होगा ना, जैसे गत्वा है, कुंभकार है ना, इसमें कहीं ना कहीं कृदंत वृत्ति कृत प्रत्यय होगा। जिसके अंत में कृत प्रत्यय होते हैं उसे कृदंत कहेंगे, जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय होंगे उसको तद्धित वृत्ति कहेंगे। और जिस समास में और समास वृत्ति, उसके बाद क्या है? समास वृत्ति ना, कृत तद्धित समास है, ये लिखा है। उसके बाद समास वृत्ति क्या है? जैसे राज्ञ पुरुष, राजा और पुरुष दोनों पद मिलकर परस्पर संबंध एकार्थी भाव अर्थ को प्रकट करते हैं, तो यहाँ समास वृत्ति होती है। न तो राजा का ही अलग अर्थ रहता है, ना ही पुरुष का अलग अर्थ रह जाता है ना। क्या कहते हैं? राजा का पुरुष ना, का मतलब षष्ठी, तो दोनों एक ही अर्थ को बताने लगे ना। राजा अलग अर्थ को नहीं बता रहा है, पुरुष अलग अर्थ को नहीं बता रहा है, दोनों क्या बता रहे हैं? एक ही अर्थ को बता रहे, इसे समास वृत्ति कहते हैं। अगला है एक शेष ना। जब 2 या 2 से अधिक पदों में एक ही पद शेष रह जाता है तो वह बचा हुआ पद संपूर्ण अर्थ का क्या करता है? बोध करवाता है। जैसे पितरों, कम से कम 2 हो, 2 में भी कितना बच जाए? 1, और वो पूरे संपूर्ण का बोध करे। जैसे हम लोग पितरों कहते हैं तो पितरों कहने से दोनों का बोध हुआ कि नहीं हुआ? हो जाता है ना। जब हम पितरों कहते हैं तो दोनों का, माता से पिता से ना, पिता मात्रा सूत्र से पितृ शब्द ही शेष बचता है, वह समर्थ अर्थ का क्या करता है?
बोध करवाता है। और लास्ट वाला जो है हमारा सनादतन धातु वृत्ति। तो आप इन वृत्तियाँ भी आप लोग के पुस्तक में दिया हुआ है, पांचों लिख लीजिएगा, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। सनादतन धातु वृत्ति, इसमें सन के काम्यच 12 सनादि प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय जिसके अंत में आते हैं उसे सनादतन धातु वृत्ति कहते हैं। इसको सनादतन धातु पुत्रीयति, पुत्र काम्यति इत्यादि इसके उदाहरण बनते हैं। तो इतना उदाहरण आपसे यहाँ नहीं पूछेगा। देखिए विग्रह का लक्षण क्या है, थोड़ा बहुत चीज़ें जाननी चाहिए। वृत्ति का अर्थ अवबोधक माने जो बोध कराने वाला है ना, वाक्य विग्रह कहलाता है। वृत्ति वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति का जो बोधक है, जो वाक्य विग्रह। विग्रह कितने प्रकार का होता है मानो पूछे तो क्या बताएंगे? 2 प्रकार का ना, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या है, कोई कहे तो कहिए जो लौकिक विग्रह इसलिए कहते हैं जिसका प्रयोग लौकिक भाषा में प्रयोग किया जाता है ना, जिसका प्रयोग इस लौकिक में समाज में प्रयोग होता हो उसको लौकिक। और अलौकिक विग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विग्रह प्रयोग में नहीं आता, इसका प्रयोग केवल व्याकरण की प्रक्रिया में आता है ना। जैसे राजन ज्ञस पुरुषु, ये क्या हो गया? अलौकिक विग्रह है। तो इसका प्रयोग कहाँ आता है? आप देखेंगे तो व्याकरण में ही आता है ना, उसको अलौकिक विग्रह कहेंगे। और जिसका प्रयोग ऐसा कह सकते हैं जिसका प्रयोग इस लोक में हो ना, समाज में हो, वह लौकिक विग्रह है। अब हम इन पांचों पे जरा सा चर्चा कर दे रहे हैं और देखें क्या कह रहा है। ये लिखा है कृत तद्धि समास एक से सन आदि प्रत्ययों से बने धातु रूपी 5 प्रकार की वृत्तियाँ। वृत्ति क्या है? परार्थाभिधानम को कहते हैं। परार्थाभिधानम माने दूसरे के अर्थ को बताने को ही क्या कहेंगे? वृत्ति कहेंगे ना, उसे परार्थ कहते हैं। और परार्थ का कथन जिसके द्वारा हो उसे वृत्ति कहते हैं। दूसरे की बात को बताना। अब जैसे राज्ञ पुरुष लिखते हैं ना, वृत्ति कितने प्रकार की हो गई? 2 नहीं, हाँ, वृत्ति 5 प्रकार के होने, विग्रह 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, विग्रह जो 2 प्रकार के हैं वह लौकिक और अलौकिक, यही है ना। अब पूछे विग्रह का लक्षण क्या है तो क्या बताएंगे? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले को ही विग्रह कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार एक शेष तो समास की ही भांति स्वतंत्र वृत्ति है। एक शेष समास की तरह क्या है? स्वतंत्र वृत्ति है। एक शेष को कौन सी वृत्ति कहा गया? तो स्वतंत्र वृत्ति कहा गया। जैसे पितरो ना, दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने का स्वतंत्र ढंग है, परंतु आधुनिक व्याकरण पुस्तकों को लेकर सरलता के लिए इसे द्वंद्व के अंतर्गत ही रखते हैं। इसे किस में कहते हैं? द्वंद्व समास ना। फिर कह रहा और उसी का एक प्रकार मानते हैं। हाँ, इन आधुनिक व्याकरणों के अंतर्गत पक्ष में इतना अवश्य कहा जा सकता कि इतरेतर द्वंद्व समास और एक शेष और वृत्ति के विग्रह में कुछ साम्य अवश्य है। इतरेतर द्वंद्व समास और एक शेष वृत्ति के विग्रह में कुछ साम्य अवश्य होता है। साम्य का मतलब क्या? जैसे माता च पिता च लिखेंगे उसी तरह से शिवस्य केशवस्य लिखेंगे, वही है ना। तो कह रहे हैं कि उसमें कुछ साम्य अवश्य मिलता है। अब शिव केशव किसका उदाहरण हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व का। पूछता है परीक्षा में, आपसे पूछेगा यही सब, वो पितरों नहीं पूछेगा कि कौन सा समास है। मान लो सरल पूछे तो पितरों सब बताएंगे। जब ये पूछेगा कि शिव केशव किसका उदाहरण है, तब पूछेगा इतरे शिव केशव इतर 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 होगा। देखो शिवस्य केशव च राम कृष्ण ना, वो में कुल ना मिलल हो ना, वो थोड़ा सा हट के बताए हैं जो अलग था। राम कृष्ण, राम कृष्ण का दिया है इतरेतर द्वंद्व में। ओ अल्पाचतरम लग गया है ना, जिसमें स्वर ज़्यादा हो वो पहले, जो जिसमें स्वर ज़्यादा होता है वो बाद में लग जाता है। अल्पाचतरम यही कहता है। शिव में स्वर कम है ना, शिव में 1 स्वर मिला था ना 3 ठे, और केशव में ज़्यादा है।
तो जिसमें कम स्वर वाला होता है वो पहले हो जाता है। चलिए, हाँ होए। चले मैं पहले बता दी, मैं काज समझे लायक हो कि कुल झूठे लिख ले, जो जरूरी चीज़ है वो बता दे रहे हैं। देखिए, द्वंद्व समास में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो समास के, इसमें देख लिया गया क्या अर्थ है द्वंद्व ना, और के अर्थ में, किस अर्थ में, और के अर्थ में द्वंद्व समास होगा। और के अर्थ में जो है द्वंद्व समास होगा। तो सबसे पहले आपको कहा कि ये समास जो है द्वंद्व समास कितने प्रकार का, तो कह रहा है 3 प्रकार का। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या लिखा है, इतर और फिर इतर ना, आ और ई मिल करके क्या बनेगा, इतर रेतर ना, गुण संधि हो गई ना, इतरेतर द्वंद्व ना, उसके बाद समाहार द्वंद्व, यही है ना, समाहार द्वंद्व, और फिर एक शेष द्वंद्व। ठीक, ये दे दिया। उसके तुरंत बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वृत्ति, दिया है ना। एक शेष वस्तुतः समास ही नहीं है, द्वंद्व समास की तो बात ही क्या है। कह रहे हैं कि एक शेष को समास ही नहीं कह रहे हैं, द्वंद्व समास। सिद्धांत कौमुदी में सर्व समास शेष प्रकरण, तो वो आपको सिद्धांत कौमुदी से बताना चाह रहे हैं। तो हम आप लोग को जो अभी बोल रहे थे, लोग कहे ना कि इसमें नहीं पढ़ रही हैं क्या, तो हम सिद्धांत कौमुदी भी लिए हैं। अब तक जो पढ़ रहे थे वो सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ रहे थे। तो भट्टो दीक्षित ने एक शेष को एक पृथक वृत्ति माना है। एक शेष को पृथक वृत्ति मतलब अलग वृत्ति। तो ये भट्टो दीक्षित के अनुसार ये अलग सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा हुआ है, यह कृत तद्धित समासेष एक शेष सनादतन धातु। इधर का मिटाते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है, कृत तद्धित समाशय, यही है ना, कृत तद्धित समाशय एक, सही जा रहा है, अच्छा शेष लिख देना, एक शेष ना, ये है ना, एक शेष सनादतन धातु रूपा, यही लिखा है। अब यही है पांचों। कृत, उसके बाद तद्धित, यहाँ से ता से ता ले लेंगे, कृत ता आधा हो जाएगा ना, कृत तद्धित, फिर समास एक शेष सनादतन धातु, यहाँ तक जाते हैं, सनादतन धातु, यही हो गया ना, 1 2, हाँ, कृत तद्धित 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। कृत तद्धित समास एक शेष और सनादतन, ये दिया ना, पांचों समास है। और इन पांचों समास का मान लीजिए आपसे इतना डीप तो उदाहरण नहीं पूछेगा, आपसे पूछे वृत्तियाँ कितनी प्रकार, ये क्या है आपके सामने, वृत्ति ना, वृत्ति कितने प्रकार की है, ये 5 प्रकार की, ये आपसे पूछ सकता है ना। और वृत्ति कहते किसको हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। परार्थाभिधानम वृत्ति, क्या लिखा है, परार्थाभिधानम वृत्ति, यहाँ लिखा है परार्थ, पर माने दूसरे के अर्थ को, पर अर्थ माने दूसरे के अर्थ को, अभिधानम माने कथन करना, दूसरे की बात को कहना ही क्या है, वृत्ति है। कहने का यही मतलब किसी दूसरे के अर्थ को कहना, ऐसे समझ जाइए, बाकी पुस्तक में लिखा है किसी दूसरे
के अर्थ को कहना वृत्ति है। परार्था अभिधानम वृत्ति। आपसे मान लीजिए पूछे कि विग्रह का लक्षण क्या है, तो वृत्त्यर्थ बोधकम वाक्यम विग्रह ना। और ये विग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। तो लौकिक उसको कहेंगे जो इस लोक जगत में प्रयोग हो, अलौकिक वो है जिसका प्रयोग व्याकरण की प्रक्रिया में होता हो ना। जब हम सिद्धि इत्यादि करते हैं तो उसका प्रयोग होता है। यहाँ तक आपकी चीज़ें थी। हमने 1-2 उदाहरण बताया आपको। कृदंत का जिसके अंत में कृत प्रत्यय हों, तद्धित माने जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय होंगे, कृदंत जिसके अंत में कृत प्रत्यय, तद्धित जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय होंगे। समास है तो समास वाले में जो उदाहरण होगा वह राज्ञा पुरुष का होगा, जो दोनों पद एक साथ होकर के न राजा का अर्थ अलग न पुरुष का अलग, दोनों एक अर्थ को बताने लगता है ना, तो वो उदाहरण हो जाएगा। एक शेष में पितरो बन जाएगा ना, एक उदाहरण बन जाएगा। सनाद्यतन धातु में पुत्रियति या पुत्र काम्यति इत्यादि बनता है, उसमें 12 शनादि प्रत्यय होते हैं। तो ये आपके पास 5 वृत्तियां हैं जो पूछा जा सकता है, आपसे दिया है तो ना। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब जो आपके समझने की चीज़ें हैं आप में, वो सीधे आप इधर चले आइए। वृत्ति क्या है सब बता दिया गया, अब सीधे चले आइए इतरेतर द्वंद्व पे। बाकी भी इससे कोई बहुत क्वेश्चन बनने लायक नहीं है इसमें। इतरेतर द्वंद्व क्या है? कह रहा कि जब समास में आए हुए दोनों पद अपना क्या बताएं, प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हों, तब उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं ना। जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं, दोनों पद अपना क्या रखते हैं, अपना अपना प्रधानत्व अलग रखते हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इतरेतर माने अलग अलग, तब उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च, यही है ना। यदि दोनों मिलकर 2 हो तो द्विवचन में समास रखा जाता है, यदि एक से अधिक हो तो बहुवचन में रखा जाता है। तो जो पहला उदाहरण है हम उसी को लिख लेते हैं। चा अर्थे द्वंद्व आपसे क्या कहता है? सबसे पहले आप ये जानिएगा कि पूछे द्वंद्व समास कैसा सूत्र है, तो कह देना कि ये विधि सूत्र है। क्या सूत्र है? कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है ना कि द्वंद्व समास क्या है, ये विधान करने वाला सूत्र है ना। च के अर्थ में जब हम इसका समास करेंगे तो च अर्थ में वर्तमान जो सुबंत रहेगा उसका विकल्प से समास होता है। 2 या 2 से ज़्यादा सुबंत यदि च के अर्थ में हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। सबसे पहले हम पहला उदाहरण ले लेते हैं इसका। इसमें सब अलग धर्म अर्थ वाला पूछता है। इस कृष्णों का दे दिया है, हरिहरो दिया। चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला जो उदाहरण बनेगा वो आपका चा अर्थे द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व लिखा है ना, नीचे सूत्र है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसमें दोनों पद का क्या पता चलता हो, अर्थ ना, दोनों पद का अर्थ प्रधान हो। कहने का यही मतलब है ना, जिसमें उभय माने दोनों, पदार्थ दोनों पद का अर्थ जहाँ प्रधान होगा वह कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का लक्षण पूछेगा तो आपको यही बताना पड़ेगा उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय पद में जिसमें दोनों पद का अर्थ प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। उस द्वंद्व समास में जो पहला उदाहरण दिया, यदि दोनों मिलकर 2 हो तो द्विवचन में समास रखा जाएगा। 2 लोग रहेंगे तो द्विवचन में, और 2 से ज़्यादा हुए तो बहुवचन में। इतना जानते हैं आप लोग। फिर देखिए उसी तरह दिया रामश्च लक्ष्मणश्च, द्विवचन में हो गया ना, राम लक्ष्मणौ ना। उसके बाद रामश्च भरत लक्ष्मणश्च, राम भरत लक्ष्मणा, बहुवचन में हो गया ना। फिर क्या है, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना, बहुवचन में हो गया। कह ये रहे हैं आपसे, इसको भी जरा क्रम से ध्यान में रखिएगा, चूँकि सब लोग जब पढ़े रहते हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम
के बाद लक्ष्मण याद आते हैं ना, भरत कहाँ बीच में आते हैं। तो राम के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? भरत हैं, उनसे छोटे भरत हैं, उसके बाद लक्ष्मण हैं। और राम लखन का जोड़ा चलता है। तो मान लीजिए आपको ये परीक्षा में घुमाए तो राम के बाद लक्ष्मण वाला ऑप्शन नहीं सही करिएगा। राम के बाद कौन है? भरत हैं, तब लक्ष्मण है, तब शत्रुघ्न है ना। अब बचपन से राम लखन यार रहने, दोनों जने बने, अब हर दू जने ननियौरे तो दू जने के जोड़ा बन गया। ई कहाँ जानल जात रहे कि छोट भाई के बड़ा भाई, अपने भाई बहन को पता है ना, एनल उन कान के पता करत था। तो अब जब हम बाबूराम सक्सेना पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये देखते चलें कि राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण में देखिए द्विवचन है ना, लक्ष्मणो, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण, फिर क्या है? रामश्च भरतश्च लक्ष्मणा, राम भरत और लक्ष्मण। उसके बाद रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, च माने और अर्थ व्यक्त कर रहा है। द्वंद्व जितने लोग का शादी विवाह हो गया सब द्वंद्व में ही हैं ना, वो द्वंद्व समास हो जाएंगे। अब सबकी एनिवर्सरी पड़ती है तो लोग कहते हैं ना दीदी जीजा दोनों लोग को, अंग्रेजी में लोग एंड पता नहीं का लिख देते हैं, और वो समास में वही हमको लगता है सालगिरह का मुबारकबाद देना चाहिए च लगा करके, ये बीचवा में तब तो होगा। दीदी और जीजा दोनों लोगों को जब एनिवर्सरी का मुबारकबाद लोग देते हैं तो लिख कर देते हैं, खाली दीदी नहीं, दीदी जीजा और मामा मामी, तो ये क्या द्वंद्व समास है ना। अब उनको मुबारकबाद आप दीजिएगा तो इसी में दीजिएगा, यही है, दोनों संस्कृत में चलेगा। दीदी की संस्कृत, जीजा की संस्कृत, जेकर जो संस्कृत बनी बीच में च लगाए के दोनों जने के मुबारकबाद दे जाए। हाँ हाँ, दीदी चे जीजा चे सारे ना आवत, कौनो दिक्कत ना है। दीदी चे जीजा चे मामा चे मामी चे भैया चे भाभी चे कौनो। आरती दीदी का एनिवर्सरी आवत यही ना बोलती कहिया, एक मई के ना, जून में, 1 जून के। हाँ तो जबरदस्ती अभी बात अपने पति देव पूछे कौन दिन ये पुरान पंडित हैं, ये बताइए। पढ़ ला लोगन, पढ़ ला, अच्छा नहीं तो मुश्किल ना, नहीं तो कौनो एनिवर्सरी कुल गड़बड़ाए जाए, परीक्षा गड़बड़ाई तो देख। रामश्च लक्ष्मणश्च, ये हमको लगता है समझ गए होंगे, हम लिख दे रहे हैं। अगला सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे ना, रिकार में अंत होने वाला यदि विद्या संबंधी हो, क्या हो? विद्या संबंधी हो, या तो योनि संबंध के वाचक पदों, पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकारांत पद के स्थान पर आकार हो जाता है, आकार नहीं आनंग हो जाता है, ठीक। तो आनंग में अग्गा का लोप हो जाएगा और न बचेगा तो न प्रातिपदिकांत से न का भी लोप हो जाता है, होता है ना। उसके बाद अ जो उच्चारणार्थ है वही बचता है। तो लिखा है होता च पोता च, विद्या संबंधी है ना, होता च पोता च। तो इसका मूल शब्द में जब आएंगे तो होत्री पोत्री बनता है ना, इसका मूल क्या है? होत्री पोत्री। तो री को क्या हो जाता है? आ हो जाता है, री को क्या हो जाता है? आ हो जाता है। वही लिखा है होता च पोता च, होता पोतारो, द्विवचन में चला जाएगा ना। होता च पोत, कहे ना कि दुई लोग रहेंगे तो द्विवचन में, दुई से ज़्यादा रहेंगे तो बाहुवचन में। माता च पिता च, मातृपितृ, मूल शब्द यही है ना, मातृपितृ, माता पितरो ना। री को क्या हो गया? आ हो गया ना, आनंगादेश। होता च पोता च उद्गाता च बना ना, होत्री पोता उद्गातारः कर देते हैं तीनों, नहीं तो कहेंगे खाली बैठ के साहित्य पढ़ा दे रहे हैं। चला हो जाना चाहिए।
कल से 3 बजे हमारे जान लेवा का लो ऐसा कुछ इरादा बचल रही तो काम देंगे ना। 25 तारीख के पहले पहले खत्म कर देंगे। चल अच्छा हो जाए, टेंशन मत ला। अरे ख़त्म हो जाएगा, बस कारक, अब विशेष कारक ही बचा है। 3 घंटा नहीं पढ़ा पाएंगे ना, हमारे पास हिम्मत नहीं बचती है। छोड़ दो ये सारे बातें। चल अच्छा पहले देखो, चला देखा। अरे घबरा जिन लोगन, हम कहती ख़त्म कर देव तो हम ख़त्म कर देव ना ख़त्म होती। हाँ और का टीका कारक ना ख़त्म हुई, हम कहती ख़त्म कर दें ना ख़त्म हुई तो हम 5 घंटा पढ़ा दे, वो का टेंशन मत ले। जब हमें लगी ना ख़त्म हो पाई तो पढ़ा दे। अब वही ना मैं उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। चला खाली तोरो आधा घंटा बतियावा मत, आधा घंटा बतिया के लोन गड़बड़ा देला। गुलाब का तो नीलम बतिया मैंने देखा पीछे तू वही सारा कहीं ना। चला इतरेतर द्वंद्व का पहला उदाहरण है ना, रामश्च कृष्णश्च। यह संधि भैली ना, रामश्च कृष्णश्च में का हुई संधि हो जाए कि ना। देखिए पहली बात द्वंद्व समास, लाभ हानि में कौन समास हो जाए? हिंदी में पूछे तब वो लोगों ने जान लिया। जीवन मरण में द्वंद्व समास हो जाए ना। यश अपयश में लाभ हानि जीवन मरण, जैसे अपजस विधि हाथ। सुना भरत भावी प्रबल, हाँ बिलख ही कहाँ मुनि नाथ। या नाते अब केहू अपने अपने शादी ब्याह के लिए टेंशन में मत आया ना। जब सीता जी के कहले है ये बात कौन कहा है? भरत ने पूछा किससे? वशिष्ठ मुनि से पूछ ले, वशिष्ठ मुनि गुरु रहना ना। हाँ तो वशिष्ठ मुनि से पूछना भरत की का तू देखला, जैसे तब शादी ब्याह में कुल देखेबे करेला पंडिते से कि बतावा कुल मुहूर्त रह ले, अब फिर वहीं देखा तलाक उलाक बन जाता हो। भाई स्थिति होती है, क्यों जहर खाए के मर जाते, क्यों आग लगा के मर जाते हो। तो सीता जी के भी जीवन में बहुत दुख। तब भरत पूछना वशिष्ठ मुनि से, चूँकि हुआ उनकर गुरु जी रहना है, तब वो कहना कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज़ केहू के हाथ में भगवान देवे ना के नहीं, ये किसी को नहीं दिए हैं कि उसको कोई बदल दे। आप चाहे किसी की कितनी पूजा कर लें, आराधना कर लें, नहीं। तमाम बार आप देखेंगे ना हॉस्पिटल में लोग रहेंगे, हर शंकर जी की मनौती सब मनते रहेला, और जिसको जाना है वो चले जाता है, वो रोक नहीं पाता है, कोई भी नहीं रोक पाता है। तो ये 6 चीज़ें ना भगवान ने किसी को नहीं। जब सीता जी के जीवन में जब देखे भरत दुखे पे दुख खोज चल जाता, सीता जी के आने के बाद फिर उनको वनवास जाना पड़ा, तब उनको पूछना पड़ा। अब बताइए जब वशिष्ठ जैसे गुरु लोग भी इसको नहीं सही कर पाए, तो हम लोग झूठे पंडित पीछे पकड़ पकड़ के कि कुल सही कह दा जाए कि ग्रह कोनो ग्रह मिटे वाली हो ना, जो ललाट पे लिख दिया गया उसको कोई टालेगा नहीं। ये इसको गुरु वशिष्ठ कह दिए हैं। अगर आरती पढ़ेंगे जान लो जितना पंडित रही है मार हो जाए। ये वो देखत ना है, यही गुलाब बैठल हमें समझती ना है। और जीरो बोल पंडित ऐसे सही करे तो सबका जिंदगी तो अपन काहे सही लगा। चला देखा यहाँ कौन संधि हो जाए? मान ले ई का है राम है ना, रामश्च, और ई का है कृष्ण च। कौन संधि दिखाती है? हाँ कौन वाला? इश्यु तो संधि होगी कि नहीं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यही बनता है ना रामश्च, और ये कृष्णश्च। मान लो बीच में लिया तो ऐसे पूछ देते हैं ना कि गड़बड़ाए लग गया, ठीक है।
ये है समास की प्रक्रिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, संधिकार हो रहा है ना, रामश्च कृष्णश्च। और जब समास होता है तो च का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लोप हो जाएगा ना, तो राम कृष्ण द्विवचन में जाएगा ना, राम कृष्ण। अगला उदाहरण क्या दिया है, ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। किसका है, इतरेतर। राम अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है, और कृष्ण अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है। जो लड़के लोग हैं वो सोचते हैं जैसे गुलाब का है ना, हम काश लड़की जन्म पाए जाए, बदल। और हमको जब ये कहा जाता है कि अभी रात है, कहीं नहीं जा सकती हो, ये नहीं कर सकती, तो हम सोचते हैं हम लड़के के घर क्यों नहीं पैदा हो गए ना। आप रात को कोई काम नहीं कर सकती हैं, दिन भर ही कर सकती हैं ना, तो हमको ये लगता है कि हम लड़के के घर क्यों नहीं पैदा हो गए, तो रात में भी कहीं मेहनत कर लिया जाता भाई आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग को रात में घर में ही रहना है, तो हम यही चाहते हैं कि हम लड़के घर हो गए होते, और ये चाहे ना हम लड़की घर ये बंद हो जाए तो कहीं बता, मैं यही बतावा। राम कृष्ण ना। अगला जो उदाहरण है वो है, यदि दोनों मिलकर दो पद हो तो द्विवचन में समास रखा जाएगा, और यदि दो से अधिक हो तो बहुवचन में रखा। राम का व्यक्तित्व अलग है ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए ना, एक पत्नी वाले हैं। कृष्ण को भी हम अलग नहीं कह सकते, लेकिन उनको कहते हैं ना कि 16,000 रानियां हैं ना, तो उनका व्यक्तित्व अलग है ना। तब अब आप लोग में ही सबका अपना अपना क्या है, व्यक्तित्व अलग अलग है ना, तो वो इतरेतर माने अलग अलग, हम अलग हैं, आप अलग हैं, सबका नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग है। उसी तरह ये कहे कि अब रामश्च लक्ष्मणश्च, तो इसको बना लेंगे ना, राम लक्ष्मण लिखते नहीं हैं, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च ना लिखा है, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, फिर गड़बड़ा देनी ना, वही क्रम में लिख देनी। हाँ बताओ बताओ, देखा पहले लक्ष्मण उतरी आई ना, फिर देखा रामश्च भरतश्च ना, उसके बाद लक्ष्मणश्च। ठीक, अब बनेगा राम भरत लक्ष्मणा, बहुवचन में जाएगा ना, राम भरत और लक्ष्मणा, एक राम लक्ष्मणो बन जाएगा ना, बन रहा है ना, राम लक्ष्मणो। इसको भी लिख लीजिएगा, परीक्षा माला पूछे लो, गड़बड़ाए मत। कुल इतरेतर द्वंद्व समास को उदाहरण है, एक ठे और है ना, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न वाला। ठीक है, वो चारों लिख लीजिएगा कॉपी में, लिख नहीं है फालतू समझ जाएगा खाली। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, आरतियों ढेर समझ में आ गया। लो कहते कि आगे चल जाए मैडम जी, ढेर हो जाता। अच्छा तनकी मनकी है वाला, आरतियों ढेर समझ में आया। जब कहानी आरती से ऑनलाइन पढ़ाई डाल दी तो कहती नहीं हम आई तब पढ़ब। कहाँ कहनी यूट्यूब पे डाल दे तो आरती कहने ना, तो अरे लोगन चिंता मत करे, हम कारक खत्म करब चाहे हमार जीव, हाँ हमार जीव भले चल जाई, हम रातिक देखा रहे जगह है खाली, तोरे लोगन अपन कमरा छोड़ के खाना हम बनाए के ना दे पाए, चाउर दाल दे दे मन कहते हैं बनाए खा लिए, लोगन सूती रहे यहीं का गुलाब का खाना लाइक आ जाइए। ये बात सही है, रातिक लोगन 4 घंटे पढ़ा और आ जाए, कोनो दिक्कत ना है, खाली अन्ना दे दिया। देखो आगे देखा, अगला सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। सच्चो कुल पागल हमें, आनंग ऋतो, यही है ना, आनंग ऋतो द्वंद्वे। ऋतो है, ऋतो नहीं हो, आनंग, आनंग ऋतो द्वंद्वे। ठीक है, ये कह रहा है, देखिए द्वंद्वे में सप्तमी है ना, द्वंद्व समास में यदि माता
ऋकारांत हो। क्या हो? ऋकारांत हो। द्वंद्व समास में री के स्थान पे, ऋकारांत वाले में री के स्थान पे आ हो जाएगा। आपकी किताब इतना ही कह रही है ना। ये लिखा है कि ऋकारांत में अंत होने वाले वो या तो विद्या संबंधी होगा या तो योनि संबंधी। योनि संबंधी मतलब एक ही माँ से पैदा हुए हों लोग ना, और विद्या मतलब एक के गुरु से पढ़ ले रहा लोगन ना कि एक जने दूसरे गुरु जी के पढ़त हो, एक जने दूसरे गुरु जी के। एक गुरु से पढ़े हो आप, या फिर एक ही माँ से पैदा हुए हों दो लोग, 3 लोग, 4 लोग, ठीक है। तो ऐसे पद या पदों के वाचक जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के स्थान पे आकार हो जाता है। आकार माने आ हो जाता है, वही आनंग हो जाता है। उदाहरण के लिए लिखा होता च पोता च, यही लिखा है ना, होता च पोता च पहला उदाहरण है। तो एक तो बन जाएगा, इसका मूल क्या बनेगा पहले देखिए, होत्री, और फिर क्या बनेगा, पोत्री। इसी तरह से बनेगा मातृ, और यही मूल शब्द है ना। तो री को क्या कह रहा है, आ हो जाएगा। री को क्या हो जाएगा, आनंग आदेश हो जाएगा। आनंग में इसका हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और ना बचा तो ना लोप प्रातिपदिकांत तस्य से लोप हो जाएगा। अउच्चारणार्थ के लिए खाली रह जाता है, ठीक है। ऋतो द्वंद्वे, ये री कब होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। कब होना चाहिए ना। तो ये री को आ कर दिया जाए तो क्या बनेगा, होता, और इधर क्या है, पोता। कब है कुछ गड़बड़ाल का, नहीं वही करेंगे जो 17 बोलूँगी अब गए हैं। कौन सा, हाँ तो वो बात नहीं है, जैसे वो तो हाँ, जैसे लोप इत्यादि कार्य करने के लिए वो कहीं भी प्रयोग हो जाएगा ना। वो कोनो समास करे वाला सूत्र तो है नहीं, तो जहाँ उसकी जगह जैसे हलंत्यम तो वो कहिए पढ़ गया था। हाँ ये 4 थे द्वंद्व है। तो ये कह रहा है होत्री च और पोत्री च। होत्री पोत्री हमने लिखा ना, होत्री और पोत्री। एक चीज़ इसमें ये कंफर्म करिएगा, एक देखिए 3 करके लिखा है, कहाँ गया, हाँ होता च पोता च, होता च पोता च, तो होता पोता रहो, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी ना। इसको तो हो जाएगा ना, होता पोता रहो, द्विवचन चला जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक जो तीसरा दिया उसको जरा सा बोलिए। अच्छा, होत्री पोत्री उद्गाता, हाँ उद्गाता होगा, वही लिखा होगा ना। क्या लिखा है, उद्गाता ही होगा, गलत नाम लिखा है ना। हाँ ठीक है, उद्गाता। ये आपको एक चीज़ समझना है यहाँ कि अब यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, तो कौन से री का करना है। कहता है कि अंतिम के ठीक पहले वाले का ना, होत्री पोता उद्गाता लिखा होगा ना। क्या लिखा है, होत्री पोतो उद्गातारः, यही लिखा है ना। पहले आप ये समझिए, ये कह रहा आनंग ऋतो द्वंद्वे, ऊपर की पंक्ति पढ़ना। इसमें क्या, ऋकार के अंत होने वाले, ऋकार में अंत होने वाले विद्या संबंध या योनि संबंध के वाचक पदों के अंत में जब जब अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत हो। अंतिम पद के पहली माने अंतिम पद के ठीक पहले वाले री के स्थान पे होगा, अंतिम वाले के ठीक पहले वाले पे होगा ना। तो इसी पे री को क्या कर दिया जाएगा, आ कर दिया जाएगा। ये ऐसे पड़ा रहेगा, इसीलिए होत्री पोता पोतारो उद्गाता बनाया है ना। अब देखो ये पो है, इसके बाद इसको ता कर दिया जाए, इसको इसी तरह उतार लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। होत्री पोता, और इधर क्या है, उद्गाता है, तो संधि हो जाएगी। कौन संधि होती है, आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, होत्री पोतो, ये लिखा ना, पोतो उद्गाता, होत्री पोतो उद्गातार ना। ये विसर्ग इत्यादि ले आना है सिद्धि से, ठीक है, उसके लिए नहीं परेशान होइएगा।
होत्री पोत्रो उद्गातारः। समझ में आया कि नहीं? यही चीज़ ये इसमें थोड़ा सा कन्फर्म करने का था। अब आगे क्या कह रहा है? इसी प्रकार देवतावाचक, अब माता च पिता वाला नहीं लिखे हैं, हो जाएगा ना, मातृपितृ कर लेंगे ना, ठीक है, माता पितरो, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसी प्रकार अगला सूत्र है देवता द्वंद्वे च, ना, देवता द्वंद्वे च। इसी प्रकार देवतावाचक पदों के साथ द्वंद्व में वायु को छोड़कर, द्वंद्व समास में किसको? वायु को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है। देवतावाचक शब्द हो, देवतावाचक पद, द्वंद्व में वायु को छोड़ देना है ना, किसी भी शब्द के आगे पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है। जैसे मित्रश्च वरुणश्च, मित्र और वरुण ये दोनों देवता हैं कि नहीं? सूर्य हो गए, अग्नि हो गए, ये सब क्या हैं? देवता कोटि में आते हैं ना। 33 करोड़ देवता हैं, खाली डीहे बाबा को न जानना। ये मित्र और वरुण भी क्या हैं? देवता हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे वेद, उसमें ये सूक्त है, मित्र सूक्त, वरुण सूक्त ना, अग्नि सूक्त सुने हैं, पुरुष सूक्त, हृदय गर्भ सूक्त, ये सब देवता हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है मित्रश्च वरुणश्च। तो किसको आकार आदेश होगा? पूर्व पद के अंत में आकार, तो क्या बना? मित्रा वरुणो। मित्र में आ है ना, मित्र में क्या आएगा अंत में? आ को क्या हो गया? आ हो गया, तो मित्रा वरुणो बन जाएगा। मित्रश्च वरुणश्च, तो मित्रा वरुणो, किंतु वायु शब्द के रहने पर नहीं होगा। अग्नि वायु, वायु गलत लिखा है, दीर्घ कर लीजिए, ठीक है। लिखा है अग्नि वायु, अग्नि भी देवता है, वायु भी देवता है ना, तो ऊपर ही कह दिया वायु को छोड़ करके। किसको छोड़ के? यहाँ अग्ना वायु नहीं बनेगा। क्या नहीं बना? नहीं तो भाई वायु के पहले भी अग्नि थी ना। तो कहे कि यदि देवतावाचक पदों के साथ द्वंद्व समास में वायु को छोड़ देना है, अग्ना वायु गलत हो जाएगा, ठीक है। अग्नि वायु का अग्नि वायु ही रहेगा। किंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल उन्हीं देवताओं के द्वंद्व में है जिनका साहचर्य प्रसिद्ध है। साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, साहचर्य मतलब साथ, साहचर्य का अर्थ होता है साथ साथ। कहें वही लोगों के लिए जैसे मित्र वरुण दोनों साथी साथी लोग हैं, ठीक है। अग्नि वायु भी साथी थे, ये लोग भी साहचर्य था, लेकिन साहचर्य के बाद वायु को नहीं लेना था, ठीक है, जो साथ वाले होंगे। इस द्वंद्व समास में तत्पुरुष में जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। ये इस सूत्र से है, परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। आपको ये सूत्र में जब तत्पुरुष पढ़ा रही थी तभी बोली थी, परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। वो क्या कहता है आपसे? पर वाले पर लिंग आधारित होता है। पर वाले पे क्या होता है? पर माने बाद वाले पद पर लिंग आधारित होता है द्वंद्व समास में और तत्पुरुष में, ठीक है। तत्पुरुष में जिसमें रहेगा, यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में नपुंसक लिंग रहेगा, उत्तर पद में तो नपुंसक लिंग में ना जिसमें रहेगा। अब इसमें जैसे जो दिया है मयूरी च कुक्कुटश्च, क्या लिखा? मयूरी क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। कुक्कुट माने मुर्गा, तो मुर्गा का है पुल्लिंग है। तो उत्तर वाले पे तो मयूरी कुक्कुटो दे दिया परीक्षा में, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बाद वाले पे लिंग आधारित है ना, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और देखो कुक्कुट मयूरी दे दिया तो स्त्रीलिंग का उदाहरण बन जाएगा। आपसे पूछे इस तरह से करके कुक्कुट मयूरी में कौन सा लिंग है, तो कह देना स्त्रीलिंग है, कुक्कुट मयूर। और यदि पूछे मयूरी कुक्कुटों में तो पुल्लिंग है, ठीक है। इतना देख लेते हैं। देखिए नीचे जो दिया था वायु शब्द प्रयोग प्रतिषेधे, वार्तिक आपसे परीक्षा में पूछे कि अग्नि वायु में किसको किस सूत्र ने रोका, तो वार्तिक है ना, वो क्या करता है? कह रहा है कि वायु कहीं हसत इन्हें कौन वायु खुश आवत है करिश्मा के
इसलिए हंस रहे हैं कि ये जो अंदर लिख के पुलिंग लिखते हैं ना, यही हम देखे थे, तो नीचे वाला दीदी का लड़का है तो उसको पुडिंग पढ़ ठीक है कैला उसको पुडिंग पढ़ रहा था, वही हम सोच ठीक कैला। करिश्मा किताब जानला कापी बनाए न ले इतना लिख ले हैं कि करिश्मा हाँ वो ये कहता जैसे है तो उसमें भी द्वंद्व समास हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। जब वो आपसे पूछेगा लिंग तब आपको ये बताना रहेगा कि सूत्र यही कहता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष में जो पर वाले पे क्या होता है, लिंग आधारित होता है ना। तो जैसे स्त्री लिंग हो कि पुलिंग हो, वैसे तो देखिए दो है तो ये इतरेतर द्वंद्व में चला जाएगा। किस में जाएगा? इतरेतर द्वंद्व में। मुर्गक स्वभाव अलग और मयूरिक स्वभाव अलग नहीं है ना। मयूरी का क्या व्यक्तित्व तो अलग है और मुर्गा अलग, वो भी नहीं है उठ के कुकड़ू करे चालू करा, मयूरी पता नहीं चले ले ना। तो लेकिन ये सूत्र आपको ये बता रहा है कि परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष कहता है कि बाद वाले पर द्वंद्व लिखा है ना, इस द्वंद्व समास और तत्पुरुष में जो भी अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण लिख देते हैं। कहाँ छुटल है? मित्रा वरुणश्च, अच्छा मित्रश्च, मित्रश्च और वरुणश्च, यही है ना। सब जगह वही संधि काम कर रही है ना। मित्रश्च वरुणश्च, तो क्या बनेगा? ये क्या कहा? यहाँ अ है, आनंगरितो काम करेगा ना, आनंगरितो द्वंद्वे। वो कहा कि यदि अ है तो उसको क्या कर देगा? आ कर देगा। आनंग आ जाएगा, वहाँ क्या कर देना है? दीर्घ हो जाएगा। यही सूत्र दिया है ना, आनंगरितो द्वंद्वे। तो ये क्या हो जाएगा? मित्रा, त्रा की जगह क्या कर दिया जाए? आ कर दिया जाए ना, और इधर वरुण, ये बना दिया है मित्रा वरुण ना, द्विवचन में चला जाएगा। उसके बाद कौन सा दिया है? किंतु वायु शब्द के रहने पर, ठीक, वायु रहेगा। एक सूत्र लिखा होगा, सूत्र बोलना जरा सा क्या है? वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध ना, वायु ये लिखा है ना, वायु शब्द प्रयोगे प्रति, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध, ठीक, ये वार्तिक है चला हुआ पहले से लिखल है। वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध, वायु शब्द का प्रयोग होने पर इसका प्रतिषेध है, मने पे रोक लग गया है ना। यदि बाद में क्या हो? वायु हो, ये है, ठीक। जब द्विवचन में जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा ना, वायु। एकरे पहले यदि अग्नि रहे, मान लिया ये है ना अग्नि, रुक जाओ, अग्नि, तो इधर ये अभी तक कह रहे थे कि यदि हरस रहेगा उसको दीर्घ हो जा रहा था ना, आदेश हो जाएगा तो यहाँ अग्ना वायु नहीं होगा, अग्नि वायु को अग्नि वायु ही रहने दीजिए। यही ये दो ही उदाहरण दिया था ना, और कुछ नहीं ना। किंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल उन्हीं देवताओं के साथ होगी जिसका साहचर्य है। दो ही उदाहरण है और इस दो उदाहरण को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि साहचर्य वाले देवता के साथ ही हुई, कोनो ऐसा देवता बना दे परीक्षा में जो एक साहचर्य न प्रसिद्ध हो, कि ये लोग साथ साथ नहीं रहते हैं ना। फिर अगला जो सूत्र है वो परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो ना, वो कहता है परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चला आगे देखा। परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ये लिखा है परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो।
पर माने दूसरे पद पर, किस पे? दूसरे पद पर, यही समझ लीजिएगा, दूसरे पद पर, चाहे उत्तर पद पर। ज़्यादा टाइम हो गया क्या? चलो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं इसको करके। परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, दूसरे पद पर क्या होता है? लिंग आधारित होते। किस किस समास में? तो कहा द्वंद्व में और तत्पुरुष में, द्वंद्व और तत्पुरुष में, द्वंद्व और तत्पुरुष में। तो सबसे पहला जो उदाहरण दिया है वो आपका कौन सा दिया? मयूरी कुक्कुटस्य ना, मयूरी, मयूरिश्च, खाली च लिख दिया ना, मयूरी च, उसके बाद कुक्कुटश्च। अच्छा इनमें सब हाँ संधि हो जाए ना, च, मयूरी च कुक्कुटश्च। तो ये में कुक्कुट का है, बाद में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका उदाहरण बन जाएगा? पुल्लिंग का। और उसके बाद एक ठो घुमा दिया है, उसमें क्या लिखा है? पहले कुक्कुट लिख दिया ना, कुक्कुटश्च, उसके बाद मयूरी च खाली रहेगा ना, मयूरी च। ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का उदाहरण। आपसे इसमें ये वाला पूछ सकता है ना कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ये सूत्र क्या बताए? परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष, पर वाले पर लिंग आधारित होता है, निर्धारित वही करेगा। भाई अब में एक ठे स्त्रीलिंग आ जाए, एक ठे पुल्लिंग आ जाए तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा लिंग लिया जाए। तो कहे जो बाद वाला रहे आप उसी को ले लीजिए। तो इसका क्या बनेगा? मयूरी कुक्कुटौ, यही बना है ना, मयूरी कुक्कुट, यही है, मयूरी कुक्कुट। इसका कुक्कुट मयूर, मयूर बनाया होगा ना, द्विवचन में चला जाएगा। अगला है समाहार द्वंद्व ना। चलिए इसको आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे की क्लास को कल देखते हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक